आप सबको पता है कि 7 सितंबर से चंद्र ग्रहण लगने वाला है, लेकिन चंद्र ग्रहण का असर क्या होगा, ये हम सब कुछ और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ हम जानेंगे इस पॉडकास्ट में। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा जी हैं, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिषाचार्य जी। और चंद्र ग्रहण क्योंकि 7 सितंबर से लग रहा है, तो सबसे पहले यही जानते हैं कि इसका असर क्या होगा। जी, सभी को राधे राधे और सभी को जय माँ पिताम्बरा। देखिए, चंद्र ग्रहण है क्या, हमारे बायोलॉजिकल जो हमारा फिगर है, हमारा हार्ट दिखता है, हमारी किडनी दिखती है, हमारी हड्डियाँ दिखती हैं, लेकिन हमारा मन कभी नहीं देखा जा सकता, ना हमारी आत्मा कभी देखी जा सकती है। और अगर हम पूरे यूनिवर्स को देख रहे हैं तो कोई ग्रह नहीं आपको दिख सकता नंगी आंखों से, लेकिन चंद्र देवता और सूर्य देवता को आप साक्षात देख सकते हैं। तो चंद्र और सूर्य हैं क्या? सूर्य हमारी आत्मा है, चंद्र हमारा मन है, जो हमें दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन जब डेथ होती है तो ये साइंस भी कहता है कि कुछ मिलीग्राम हमारा वेट कम हो जाता है डेथ से कुछ मिनट पहले, 1 मिनट पहले और 1 मिनट बाद, क्योंकि हमारी आत्मा और हमारे मन का भी कुछ भार होता होगा ना। तो ये साइंस भी मानता है। दूसरा, जो सूर्य है वो हमारा पिता है और जो चंद्र है वो हमारी माता है। राजा सूर्य है और जो रानी है वो चंद्रमा है। अब इसके साथ साथ अगर हम देखें तो नीति है वो सूर्य से देखी जाती है, लेकिन जितनी भी प्रजा का मन है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, जल से आने वाले जितने भी दिक्कतें हो सकती है, जितने भी ऐसी आपदाएं आ सकती है, वो चंद्रमा से देखी जाती है। आप जानते हैं जब भी चंद्र ग्रहण पड़ता है या पूर्णमासी आती है तो पागल खाने में एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं, या जल से संबंधित सुनामी आ जाती है, कुछ ना कुछ ऐसा पूर्णमासी के समय हमें देखने को मिलता है, राइट। तो चंद्र ग्रहण है क्या? जब चंद्रमा किसी पापी ग्रह के साथ जुड़ जाता है तो उसे ग्रहण लगता है। स्पेशली राहु या केतु उसे ग्रहण लगा सकते हैं। अब साइंटिफिकली हम क्या जानते हैं कि चंद्र ग्रहण तब लगता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं, तो चंद्र ग्रहण लग जाता है। उस दिन पूर्णमासी होती है। तो 7 सितंबर को पूर्णमासी लग रही है और 7 सितंबर की रात को, क्योंकि पूर्णमासी तो 7 से 8 को रहने वाली है, 7 सितंबर की रात को 9:58 से शुरू हो रहा है ग्रहण काल और 1:26 तक रहने वाला है। लेकिन जो ग्रहण की जो स्थितियां एक्टिवेट हो रही हैं वो 8:58 से शुरू होकर 2:25 तक रात्रि में रहेंगी। इसलिए जो 1:26 पे जो उनको मोक्ष मिल रहा है वो उस समय मोक्ष नहीं मिल जाएगा, वो मोक्ष मिलते मिलते 2:25 हो जाएगा अर्धरात्रि। इसलिए जो ग्रहण है ये भारत पर और कई देशों पर अपना असर दिखाने वाला है। और भारत पर क्या इसका असर क्या पड़ेगा? अब हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का क्या हाल है जी, जल से संबंधित क्या क्या आपदाएं वहाँ पे आई हुई हैं। आयुषी जी, अब हम देखेंगे कि दक्षिण भारत जो समुद्र, श्रुति जी सॉरी, अब यहाँ पे कट कर सॉरी श्रुति जी, अब हम देखेंगे जो समुद्री क्षेत्र है, जितना आपका बॉम्बे है या तमिलनाडु है, ऐसे क्षेत्र जहाँ पे स्पेशल समुद्र है, जहाँ पे वहाँ पे बहुत बड़ी आपदा आने वाली है, क्योंकि आपका जल एलिमेंट पूरी तरह से एक्टिवेट हो रहा है। और ये जल एलिमेंट हम लोग जैसे जहाँ पे नदियाँ हैं, अब दिल्ली में भी आप देखिए जमुना नदी का स्तर बढ़ा हुआ है, या जहाँ जहाँ नदियाँ है श्रुति जी, वहाँ पे भी हमें देखने को मिलेगा। अब क्योंकि चंद्र ग्रहण लग रहा है तो ये भी हम जान लेते हैं असर के बाद कि इसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, चंद्रमा हमारा मन है। पहले तो मैं लोगों को कहूँगी इस समय आप निराश मत होइए। अगर आपके साथ कोई भी ऐसी सर्कमस्टांसेस, कोई भी चीज़ ऐसी हुई है जिससे आप निराश हैं या आप दुखी हैं, तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा निगेटिव एनर्जी को रिमूव करते हुए जो हिमालयन सॉल्ट है उससे स्नान करना शुरू करिए। मैं तो कहती हूँ जो लोग एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, जिनकी मानसिक स्थिति मजबूत नहीं है, वो कई दिन लगातार हिमालयन सॉल्ट से नहाएं। और ग्रहण के बाद आपकी जितनी अंगूठियां हैं, जितनी मालाएं हैं, जो भी चीज़ आप पहनते हैं, उन चीज़ों को भी शुद्ध करिए। अगर आप गोल्ड की चीज़ें पहन रहे हैं, गोल्ड की चीज़ें देखिए जो लॉकर में है उन पे ग्रहण का असर नहीं होगा, क्योंकि वो एक जगह बंद पड़ी है। अच्छा। लेकिन जो चीज़ें पहनी जा रही हैं उस पे उसका असर होगा, इसलिए उनको भी गंगा जल से धोना बिल्कुल भी ना भूलें। इस बात का ध्यान रखें। लोग तुलसी दल डाल देते हैं भोजन में, भोजन नहीं करते हैं, सब कर लेते हैं, लेकिन जो चीज़ हमने पहनी हुई है, हमारी घड़ी है,
घड़ी हमारा समय बताती है, ज्वेलरी हमें गुरु ग्रह को, चंद्र ग्रह को स्ट्रॉन्ग करती है, क्योंकि स्त्रियां या पुरुष सबसे ज्यादा गोल्ड पहनते हैं। तो आपको वो जो आभूषण है आपके, उसको भी शुद्ध करना जरूरी है। देखिए कपड़े तो हम धो के ही पहनेंगे, है ना, और जो कपड़े हमारी अलमीराज में, वहां तक ग्रहण का असर नहीं जाएगा। इसलिए जो आपने पहना है उसको धोना बहुत जरूरी है, तो गंगा जल से शुद्ध करना बिल्कुल ना भूलें। दूसरी बात, चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल रहता है वो 9 घंटे पहले से आरंभ हो जाता है, जो 12:57 से दोपहर से आरंभ हो रहा है। इसलिए मंदिर के जो पट हैं, जो मंदिर के पर्दे हैं, वो 12:57 से लग जाएंगे जी। तो मंदिर आप दर्शन नहीं कर सकते हैं। इस दिन आपके पितृपक्ष भी शुरू हो रहे हैं, तो 12:30 से पहले आप पितृपक्ष की पूजा अपनी कर सकते हैं। इसके बाद नहीं करनी। आपको जो भी करना है शुभ कार्य, इस दिन किसी का नामकरण संस्कार नहीं होगा, इस दिन कोई भी विवाह, कोई भी शुभ कार्य, क्योंकि पूर्णमासी है तो कई लोग कथा करते हैं विष्णु जी की, कई लोग शुभ कार्य करते हैं। इस दिन कोई भी शुभ कार्य नहीं होगा, ये वर्जित हो जाएगा। सूतक काल से शुरू करके ग्रहण के मोक्ष तक नाखून काटना, सोना, खाना खाना, ये सब वर्जित रहता है। अब आप कहेंगे इतना टाइम तक किसी का भूखे रहना तो बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा कि जल पीना। तो मैं आपसे कहूँगी सूतक काल में आप अगर तुलसी वाला जल या तुलसी वाला भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन जो ग्रहण काल है यानी 9:58 से पहले भोजन आपको कर लेना है। इसके बाद आपको भोजन नहीं करना है। स्पेशली अगर ध्यान रखें तो पूरे 9 बजे से पहले आपका भोजन हो जाना तो चाहिए। इसका मतलब कि सूतक काल में हमें श्राद्ध भी नहीं करना होगा? सूतक काल में नहीं, क्या श्राद्ध तभी कर मैं कह रही सकते हूँ हैं? 12:30 से पहले आपको श्राद्ध कर लेना है। सूतक काल में श्राद्ध नहीं करना है। जी, ठीक है। आपने बिल्कुल सही कहा। अब हमें इसमें सावधानियां क्या बरतनी चाहिए? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि गर्भवती स्त्रियों के लिए तो सावधानी है। आपकी सास के द्वारा या माता के द्वारा जो भी चीज़ें बोली जाती है, जैसे कुंडी नहीं लगाई जाती है, किसी चीज़ को बंद या लॉक नहीं किया जाता है, माचिस नहीं जलाई जाती है, चाकू से कुछ काटा या पीटा नहीं जाता है, कैंची नहीं चलाई जाती, सुई धागे का प्रयोग नहीं किया जाता। तो जो भी आपके घर के रिचुअल है उनको वो करिए। अब आप कहेंगे इसका लॉजिक क्या है, जी। ये क्यों नहीं किया जा सकता? आप एक गर्भ को धारण किए, गर्भ जो धारण किए जो स्त्री है वो एक पोर्टल है, जिस समय एक जन्म होने वाला है। ये एक जगह है जहाँ से वो आत्मा जन्म लेगी। तो आप एक सेंसिटिविटी के उसमें है, इसलिए अगर आप ऐसी चीज़ें करते हैं, तलवार, चाकू, कैंची का प्रयोग करना, सुई धागे का प्रयोग करना, किसी चीज़ को लॉक करना, उससे उस शिशु पर उसका असर पड़ता है। जी। कहा जाता है ना, माँ, बच्चा जो मांग रहा होता है ना, माँ को वही खाने की इच्छा होती है। और मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से फील करती हूँ। मुझे बेसन के लड्डू नॉर्मल है मेरे लिए, मैंने कभी बहुत डिमांड नहीं करी, पर 9 मंथ मैंने अपने बेटे की डिलीवरी में 9 मंथ मैंने लड्डू खाए बेसन के, और बाद में मुझे फील हुआ कि मुझे तो ये अच्छे भी नहीं लगते, मतलब मैं इसके लिए न्यूट्रल हूँ। और वो बच्चे, हाँ, और आज भी वो इतना बड़ा हो गया, उसको बेसन के लड्डू बहुत पसंद है। मतलब कुछ दो या ना दो, उनको बेसन के लड्डू दे दो। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब स्त्री गर्भवती होती है ना, तो वो एक जान नहीं होती है, उसके अंदर 2 जान होती है, और वो दूसरी जान पूरी तरह से एक्टिवेट होती है। आपको वो शिशु दिख नहीं रहा है, लेकिन अंदर से उसकी इच्छा, आत्मा पूरी तरह से काम कर रही है। और श्रुति जी, मैं आपको ग्रहण क्या है ये भी बताना चाहूंगी, क्योंकि मेरा ये सवाल भी था कि ज्योतिषी में ग्रहण का अर्थ क्या होता है? जी, देखिए ग्रहण क्या है। आपने सांप को केचुली बदलते देखा है। जब उसकी स्किन खराब हो जाती है, जब वो चल नहीं पा रहा होता, उसको आंखों से दिखना बंद हो जाता है, तो वो अपनी केचुली बदल देता है, जिससे वो एक नई ऊर्जा का संचरण उस पे हो जाता है। जी। हम लोग भी जब बूढ़े हो जाते हैं, हमारी हड्डियां खराब हो जाती है, हमारी स्किन खराब हो जाती है, हमें एजिंग आ जाती है, हम अपने शरीर हमारा खराब हो जाता है, तो हमारी मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद हम एक नया जन्म लेते हैं। ग्रहण भी बेसिकली यही प्रक्रिया है, जन्म और मृत्यु। यानी हमारी पहले मृत्यु होगी, उसके बाद हमारा जन्म होगा। यानी वो जो मोक्ष बोला जा रहा है वो एक तरह से वो नई उपलब्धि है, नया जन्म है। राइट। तो जब ग्रहण होने वाला होता है तो मृत्यु होने वाली होती है, और जब ग्रहण का मोक्ष होता है तो जन्म होने वाला होता है। तो चंद्र ग्रहण एक ऐसी प्रक्रिया है जिस समय ग्रहण चंद्रमा को लगता है, वो उसको खाता है। ऐसे ही समझाया जाता ना कि उसमें वो जा रहा है, उसने खा लिया और फिर चंद्रमा बाहर निकल आया। यानी एक तरफ से मृत्यु हुई और एक तरफ से जन्म हुआ। इसीलिए कहा जाता है ऋषि मुनियों के द्वारा कि ग्रहण के समय तांत्रिक क्रियाएं, जप क्रियाएं, मानसिक क्रियाएं ज़्यादा करने से उसकी प्रोसेस बढ़ जाती है। इसीलिए क्योंकि इस समय आपके सारे पोर्टल खुल जाते हैं। क्योंकि जब मृत्यु होगी
तो वो आत्मा को जाने का रास्ता तो दोगे आप। बिल्कुल। और जब जन्म होगा तो भी हमें रास्ता चाहिए नीचे आने का। हाँ। तो पोर्टल इस समय खुले होते हैं, इसीलिए तांत्रिक क्रियाएं या बहुत सारे जो क्रियाएं हैं इसी समय होती है। आपने सुना होगा मूवीज में भी कि चंद्र ग्रहण की रात है और ये होगा वो होगा, ये बस फैक्ट है और ये बात की सच्चाई है। इस समय पोर्टल खुले होने के कारण सबसे ज़्यादा क्रियाएं होती है। और नॉर्मल मनुष्य इस समय क्या करे, मानसिक जाप करे आप अपने कुल देवी का, इष्ट देवी का, जिससे भी आप प्रभावित हैं, गणेश जी, शिव जी, विष्णु जी, उनके मंत्रों का जाप करके उस ग्रह को बल दे कि चंद्र ग्रह को हम ये बल दे रहे हैं। इससे क्या होगा, जब चंद्र ग्रह मोक्ष के प्रति आगे बढ़ेंगे वो हमारी मानसिक स्थितियों को, हमारे मन को संभालेंगे, क्योंकि वो हमारी जन्म कुंडली में, हमारे शरीर में मन के स्वामी है। तो आपने देखा एंजाइटी डिप्रेशन के बाद जब हमें निगेटिविटी हमसे रिमूव हो जाती है तो हमें एक नई ऊर्जा मिलती है, चलो कल से ये काम करते हैं। तो चंद्र ग्रहण के समय मंत्रों का जाप करने से आपको भी ये बल मिल सकता है। बिल्कुल। तो आपको क्या करना है चंद्र ग्रहण में, ये आपने समझा। अब मेरा ये आखिरी सवाल है चंद्र ग्रहण से कि कुंडली में ग्रहण दोष क्या है? जी, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब भी आपकी कुंडली में चंद्रमा केतु या राहु के साथ होगा जी। आपकी कुंडली में ग्रहण दोष होगा। अच्छा। लेकिन ग्रहण दोष में एक भ्रांति बड़ी फैलाई जाती है कि चंद्रमा राहु या केतु के साथ है तो आपको ग्रहण लग गया। देखिए, ग्रहण में 3 प्लैनेट का होना बहुत जरूरी है। पृथ्वी की जगह तो हम राहु केतु को ले रहे हैं। हाँ। लेकिन सूर्य का होना भी तो जरूरी है ना, क्योंकि जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो सूर्य हमसे 180 डिग्री पर होता है चंद्रमा से, और जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो चंद्रमा और सूर्य एक साथ होते हैं। तो जब भी आप अपनी कुंडली देखें, अगर आपको चंद्र ग्रहण है तो चंद्रमा केतु के साथ होगा और सूर्य आपकी कुंडली में चंद्रमा से 180 डिग्री यानी 7th बैठा होगा, तभी आपको चंद्र ग्रहण है। अगर आप सूर्य ग्रहण देख रहे हैं, सूर्य चंद्रमा एक साथ होंगे, साथ में राहु या शनि होगा। स्पेशली राहु होने पर आपको सूर्य ग्रहण माना जाएगा। लेकिन अगर चंद्रमा सूर्य के साथ नहीं है और आपकी कुंडली में सूर्य राहु इकट्ठे हैं तो आपको सूर्य ग्रहण नहीं है। इसलिए खुश हो जाइए, ये एक भ्रम को फैलाया जाता है, ये मिथ्य है कि सिर्फ सूर्य और राहु सूर्य ग्रहण या चंद्रमा और केतु चंद्र ग्रहण बनाते। इसके लिए सूर्य का भी वहां पर होना बहुत जरूरी है। इसलिए इस भ्रम को भी हटाया जा रहा है आपके पॉडकास्ट के थ्रू, क्योंकि लोग बहुत डरते हैं हमारी कुंडली में तो सूर्य राहु इकट्ठे हैं। अरे चंद्रमा जब तक 180 डिग्री नहीं है, पूर्णमासी का जन्म नहीं है, तो ग्रहण कैसा? ठीक। ग्रहण तो तब लगेगा ना जब अमावस्या होगी या पूर्णमासी। राइट। तो आपको ग्रहण नहीं लग सकता। जी ठीक है। तो चंद्र ग्रहण के बारे में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमने सब कुछ बारीकी से जाना ज्योतिषाचार्य डॉक्टर निशा मल्होत्रा जी से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पॉडकास्ट में चंद्र ग्रहण के बारे में सब कुछ डिस्कस करने के लिए। फिलहाल इस पॉडकास्ट में इतना ही। नमस्कार।